इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स पर आप ज़्यादा फोकस रखिएगा, सिर्फ बंधन बैंक को छोड़ दीजिए और अजय कोई भी बैंक आप देखेंगे सब हरे निशान। इनफैक्ट आज मैंने देखा ये स्ट्रेंथ आपको बैंकिंग में आई है, नीचे से बैंक निफ्टी इनफैक्ट 150 पॉइंट ग्रीन में आ गई है। आइए गौतम शाह के पास चलते हैं और समझते हैं कि उन्होंने लास्ट एक हफ्ते में किस तरह से चार्ट्स को रीड किया, अपने क्लाइंट्स को क्या रिकमेंड किया। गौतम गुड मॉर्निंग। 15,600 के आसपास एक बार बाजार डरा दिया था पूरे सबको, वापस आ गया है 16,600 के पास। आपको लग रहा है कि एक नियर टर्म मीडियम टर्म बॉटम इन प्लेस है या अभी डिसाइसिवली कह नहीं सकते? गुड मॉर्निंग अजय। देखिए ये समझना जरूरी है कि 5 महीना पहले जब ये करेक्शन चालू हुई थी 18,600 के लेवल से, तो हमारा ये मानना था कि सारे जो पॉजिटिव्स है वो ऑलरेडी प्राइस में थे। तो मार्केट में जो भी खबर आती थी, चाहे वो अर्निंग्स हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो, वो बाजार को ऊपर ले नहीं जा पा रहा था। सो वो एक कंसर्न था और उसके कारण ये करेक्शन चालू हुई। और अभी पिछले 2 हफ्ते में जो हुआ है, मेरा मानना है कि जो सारे जो नेगेटिव्स है वो ऑलरेडी प्राइस में है। पिछले बार भी मैं जब आपके चैनल पे था तो मैंने कहा था कि 15,500 से 16,000 में काफी अच्छा एक सपोर्ट है मार्केट का मीडियम टर्म के हिसाब से, और इसमें काफी लॉजिक है। तो मार्केट उस लेवल तक गया और वहां से रिबाउंड हुई है। और ये जो रशिया यूक्रेन का जो इशू है, ऑयल का जो इशू है, यूएस मार्केट का जो फॉल है, यूएसडी आईएनआर का जो मूवमेंट है, गोल्ड सिल्वर का जो मूवमेंट है, मेरे हिसाब से ये सारे फैक्टर्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। सो मार्केट आई थिंक एक बार के लिए एक टेम्पररी बॉटम डेफिनेटली बन गया है ऑन एन इंडेक्स लेवल। आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टॉक्स हैव ऑलरेडी बॉटम्ड आउट इन द लास्ट 2 डेज। तो कई स्टॉक्स तो अपने रिसेंट लोज के पास जाएंगे नहीं, चाहे मार्केट में वापस अगर वीकनेस आती है तो आई थिंक जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड से निकलता है तो इनिशियल जो मूव होती है 3-4 दिन की, वो शॉर्ट कवरिंग लेड होती है। और एक फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण भी आई थिंक लास्ट 2 दिन में अच्छी तेजी हमने देखी। बट क्योंकि निफ्टी एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस पे आ गया था 16,850, तो वहां पर एक बार थोड़ी बहुत सेलिंग आई है और मार्केट अब एक स्टेबल हो जाएगा, एक रेंज में हो जाएगा, नीचे में 15,950 और ऊपर में 16,850। और इस रेंज में हो सकता है कि अगले 7-10 दिन वो कंसोलिडेट करे। सो अब एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, सेक्टर स्पेसिफिक रहना है। निफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, निफ्टी में ऊपर नीचे होती रहेगी क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स अभी भी वॉलेटाइल है, मगर अपॉर्चुनिटीज लॉन्ग साइड में काफी अच्छी है। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि 16,000 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड इस मार्केट का अच्छा हो जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। सो मेरा ये स्टैंड बदलता नहीं है डिस्पाइट व्हाट हैज हैपेंड। तो हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की, जो पैनिक लो हमने देखा था लास्ट वीक, उसमें ऑफ कोर्स बेंचमार्क्स तो नीचे आए, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स जो शार्पली गिरे, जो नेक्स्ट फॉल आएगा भले ही वो तगड़ा फॉल हो, बहुत सारे वो स्टॉक्स उस तरीके से फॉल नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। कुछ ऐसे स्टॉक्स के नाम ले सकते हैं आप जहां आपको लगता है कि कितना ये पैनिक आए, शायद उसी प्रपोर्शन में शार्प क्रैशेस ना आए, वो रिलेटिवली कम गिरे? अजय जी, अगर आप देखें जब निफ्टी में जो फॉल आई थी 16,100 से 15,600 तक के लेवल पे, उस पीरियड में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने एक्चुअली आउट परफॉर्म किया। उसमें जो मैक्सिमम डैमेज था वो था लार्ज कैप्स में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में। और जब भी वो वैसा होता है, इट ऑलवेज लीड्स टू कैपिचुलेशन। हमारा यही पॉइंट रहा है पिछले 7-10 दिनों में, और वहां से बाजार में अच्छी हमने स्ट्रेंथ देखी। पर एक डेटा मैं आपको देना चाहूंगा, ब्रेथ के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्केट 10 दिन पहले या 4-5 दिन पहले काफी ओवरसोल्ड हो गया था, बिकॉज NSE 500 में द नंबर ऑफ स्टॉक्स ट्रेडिंग अबव द 50-day मूविंग एवरेज वाज ऑलमोस्ट एट अ 10-year लो। तो जब भी ऐसे नंबर्स आते हैं, ये आपको बताता है कि मार्केट ओवरसोल्ड है। जब बाजार गिरता है तो नीचे की तरफ तो हर तरह के नंबर्स लोग बात करते हैं, लोगों ने 14,000, 12,000, 10,000, हर तरह के नंबर्स बात होते हैं। बट अगर आप ब्रेथ के हिसाब से देखें तो मार्केट 15,500 के आसपास काफी ओवरसोल्ड हो गया है। नाउ कमिंग टू विच आर द सेक्टर्स व्हिच आई फील विल आउट परफॉर्म, आई थिंक हमारे जो टॉप पिक्स है वो है मेटल्स और आईटी। आई थिंक मेटल्स ने 6-8 महीने का कंसोलिडेशन खत्म किया है। मेटल्स इंडेक्स ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाइस पे है और मुझे लगता है कि 300 का लेवल अगर निकलता है तो इसमें और 500 से 700 पॉइंट की तेजी आएगी। सो सारे जो टॉप मेटल स्टॉक्स है लेड बाय टाटा स्टील, आई थिंक दे विल डू एक्सीडिंगली वेल। आईटी में भी अच्छी करेक्शन आई है 2-2.5 महीनों की। आईटी इंडेक्स जब बाजार गिरा 15,600 तक, उसमें ज्यादा फॉल आया नहीं, तो वहां पर भी मुझे अच्छी स्ट्रेंथ लगती है। बैंक्स थोड़ा सा हाई बीटा है, मुझे मालूम है कि आज ये डिस्कशन पॉइंट है, बट आई एम स्टिल नॉट वेरी कंफर्टेबल विद बैंक्स, बट आई एम स्टिल वेरी वेरी कंफर्टेबल विद रियल एस्टेट। आई थिंक रियल एस्टेट में फॉल आया, कैपिचुलेशन हुआ, एक सेलिंग क्लाइमैक्स हुआ, और लास्ट 3 दिन में जिस तरह से रियल एस्टेट स्टॉक्स में रिबाउंड आई है, आई थिंक वहां पर भी एक बॉटम बन गया। सो मेटल्स, आईटी, रियल एस्टेट मेरे अभी के मार्केट में टॉप पिक्स रहेंगे।
मॉर्निंग गौतम, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। ऐसे में आपने सारे पैक्स की बात की, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड योर व्यू ऑन ऑटो ऑल्सो। हम देख रहे हैं कि अपने ईयर्स हाई से लगभग 15% नीचे चल रहे हैं ऑटो इंडेक्स। आप टॉप लूजर्स की बात करें तो अशोक लेलैंड लगभग 20%, मारुति 18% टूट चुका है अब तक। इस स्पेस पर किस तरह का व्यू बन रहा है, क्योंकि हेडविंड्स इनके लिए रहेंगे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहेंगे, कमोडिटी प्राइसेस एलिवेटेड रहेंगे और इनपुट कॉस्ट भी बढ़ेगी। देखिए, यहाँ पर दो चीज समझना जरूरी है। लोग सिर्फ ये बात करते हैं कि पिछले 2 हफ्तों या 2 महीनों में क्या हुआ। आई थिंक हमें ये समझना जरूरी है कि पिछले 2 साल में क्या हुआ। ये जो काफी जो सेक्टर्स है, काफी जो बड़े विनर्स हैं पिछले 2 सालों में, फ्रॉम मार्च 2020 दे आर अप एनीवेयर बिटवीन 2x to 7x। तो उसके बाद अगर 10, 15, 20, 30% का अगर करेक्शन आता है तो ओवरऑल बेसिस में ये नॉर्मल है। और आई थिंक ऑटो इंडेक्स में करेक्शन आई क्योंकि बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स। क्योंकि हुआ क्या कि ये जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, ये एक टेलविंड जैसा था मेटल्स के लिए, उसके कारण उसमें तेजी आई, और वो एक हेडविंड जैसा था ऑटोज के लिए, और उसके कारण यहाँ पर वीकनेस आई। बट क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर नेगेटिव्स ऑलरेडी डिस्काउंट मोर और लेस हो चुके हैं, लग रहा है कि ऑटो इंडेक्स यहाँ पर स्टेबलाइज कर सकता है। बट ये जो डेवलपमेंट्स होते हैं, यू शुड नॉट टेक इट हेड ऑन। अभी भी वी डोंट नो वेदर इट इज ऑल डन एंड डस्टेड और नॉट। ये जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, सो अभी भी ऑटो से दूर रहिए। अगर आपका 3 साल का नजरिया है तो फिर भी आप थोड़ी बहुत बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, बट सेटअप्स क्लियर नहीं है, वहां से अभी दूर रहना ही बेटर है। गौतम, मैं 2 शेयर आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप जरा दोनों पर अपना स्टांस दे दीजिएगा। दोनों का नेचर ही बिल्कुल अलग अलग है। एक ऐसा शेयर है जो रुक ही नहीं रहा, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, और एक ऐसा शेयर है जो चल ही नहीं रहा, वो है ITC। और देश की दोनों बड़ी कंपनियां हैं, आप कमी नहीं ढूंढ पाएंगे इन दोनों में। तो आप मेरे को बताइए, चलती हुई कंपनी में जाना है या फिर अभी जो चलेगी कंपनी उसमें जाना है, ITC या फिर BSE? देखिए, पोर्टफोलियो तो वही बनता है जो वेल डाइवर्सिफाइड हो। तो मेरा तो ये मानना है कि दोनों रखना चाहिए। आपको एक राहुल द्रविड़ भी चाहिए और आपको एक वीरेंद्र सहवाग भी चाहिए। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के मार्केट में। सो BSE तो देखिए फाइनेंशियल थीम है, जो CDSL ने जो किया, ICICI सिक्योरिटीज ने जो किया, वो कैम्स ने जो किया, वो BSE कर रहा है। सो इट्स अ फाइनेंशियल थीम जो अभी चलेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट फाइनेंशियल मार्केट्स में अभी आई है, ये अभी चलेगी। अभी ये 3, 5 साल, 10 साल की विजिबिलिटी है। बट इस लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, मेरा ये मानना है कि वो नहीं करनी चाहिए। आई थिंक देयर आर मच बेटर पिक्स इन द मार्केट। तो अगर कोई BSE होल्ड कर रहा है तो उसको होल्ड करके चलिए, बट इस लेवल्स पे प्लीज फ्रेश बाइंग मत कीजिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज है। ITC पूरे फॉल में 18,600 से 15,600 की जो फॉल आई है, उसमें ITC बढ़ाई है। आई थिंक दैट्स वन वेरी गुड थिंग। और इसीलिए हमारा ये हमेशा ये मानना है कि 200, 210 ITC का एक बेस है। जब भी उसके पास जाए तो उसमें बाइंग कीजिए, उसमें मोमेंटम एक्सपेक्ट मत कीजिए। वो आपका एक इंश्योरेंस जैसा स्टॉक है पोर्टफोलियो के लिए। और आई स्टिल फील कि ये स्टॉक अच्छा करेगा, 260, 300 तक जाएगा, बट डोंट एक्सपेक्ट डे टू डे एंड वीक टू वीक रिटर्न्स। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को डिविडेंड यील्ड और स्टेबिलिटी देगी। जो पॉइंट बोला आपने कि रियल एस्टेट इंडेक्स बॉटम हो गया है, आइए डायरेक्टर साहब लास्ट 6 मंथ्स का या 1 साल का ग्राफ रियल्टी इंडेक्स का एक बार आप दिखाएं, तो हम ये पूछना चाहेंगे गौतम से। गौतम, 2 स्टॉक्स हमने दिवाली पे डिस्कस किए थे, ये देखिए बॉटम होता हुआ नजर आ रहा है और वहां से रिबाउंड आया है। एक तो DLF और एक इंडिया बुल रियल एस्टेट। आप बताइए अगर हमारे व्यूअर्स के लिए कि अभी कौन से लेवल्स वहां नजर आ रहे हैं, दोनों में थोड़ा करेक्शन हुआ फिर रिबाउंड आया, चार्ट्स पे कैसे दिखते हैं IB रियल और DLF? अजय जी, एक प्रॉब्लम आजकल के मार्केट में क्या हो गया है कि वी आर स्पॉइल्ड टू बिलीव कि मार्केट में अच्छी ट्रेंड जिंदगी भर के लिए रहेगी। क्योंकि 2 साल में ऐसी तेजी आई कि मार्केट में 10% का करेक्शन हमने एक बार भी नहीं देखा। तो हमारी माइंड कंडीशन हो गई है कि हर बार मार्केट 3-5% गिरेगी और उसके बाद रिबाउंड कर जाएगी। मगर ये जो करेक्शन है पिछले 5 महीने का, इसमें मार्केट ने पूरे 18 महीने का तेजी को डाइजेस्ट किया है, रिट्रेस किया है, जो हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये रियल एस्टेट इंडेक्स में भी हुआ, क्योंकि रियल एस्टेट इंडेक्स में ऑन एन इंडेक्स लेवल 80% की तेजी आई। उसके बाद ये इंडेक्स 20 से 25% ऊपर से गिरा है। मेरे हिसाब से ये नॉर्मल है, क्योंकि अगर आप बिगर पिक्चर देखें तो ये फॉल कभी ना कभी, क्योंकि ये हाई बीटा है, ये आता। और अभी के मार्केट में अगर आप मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म देखें तो काफी अच्छी रिस्क रिवॉर्ड हो गई है। हमारे 2 फेवरेट स्टॉक जो है वो है DLF और ओबरॉय रियलिटी। सो DLF में भी अच्छा रिबाउंड दिखा,
आई थिंक दोनों स्टॉक्स बॉटम आउट हो चुके हैं जब 3 दिन पहले, और यहां से उनमें धीरे धीरे तेजी आएगी। सो कभी भी मार्केट वॉलिटिलिटी के कारण आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो इसमें कमिटमेंट बनाना चाहिए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट प्रॉब्लम क्या है, वो हाई बीटा है, उसमें क्राउडेड क्रेज था। इंडिया का हर आदमी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहा था 4 महीना पहले, जब वो उसमें मैनेजमेंट चेंज की बात आई और काफी उसके बारे में डिस्कस हुआ। बट 100-110 के लेवल में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में कोई डाउनसाइड है नहीं, बट ये समझना पड़ेगा कि वो भी एक हाई बीटा है। सो अगर आपको स्टेबिलिटी में रहना है तो आप डीएलएफ, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ब्रिगेड और ओबरॉय में रहिए, और अगर आपको हाई बीटा में रहना है तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट इज अ गुड ऑप्शन। राइट, इंटरेस्टिंग व्यू। गौतम, अब ऐसे में अब जिस तरह से हम एफआईज के आंकड़े देखे सेलिंग के, आपने कल के अगर आप सेलिंग आंकड़े देखे हो तो वो वहाँ अराउंड अबाउट 2000 करोड़, जहाँ पर डे की हाई लेवल्स लाइक 8000, मोर देन 8000 देख रहे थे। आपको लग रहा है कि एफआईज की सेलिंग अब फिलहाल रुक जाएगी या आने वाले नियर टर्म में अब लगता है कि एफआईज विल रिटर्न बैक? इस पर आपका क्या व्यू निकल कर आएगा? देखिए, इसमें बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, किसी को मालूम नहीं कि ये एफआईज एक अलग एनवायरमेंट्स में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तो ये नंबर्स के बारे में बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट मेरा ये जरूर मानना है कि अगर आप ग्लोबल पिक्चर देखें तो इंडिया इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड। ये पिछले 2 साल में हमने देखा है। तो अगर एफआईज को ग्लोबल बेसिस पे आउट परफॉर्म करना है तो उनको इंडिया में कमिटमेंट रखना ही पड़ेगा, और क्योंकि इस करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस काफी अच्छी हो गई है, ऑन एन एवरेज स्टॉक्स हैव फॉलन एनीवेयर बिटवीन 30 to 35%, maybe that is one reason why FI selling has reduced to a certain extent। अगर आप लार्ज कैप में भी देखें तो काफी बड़ी फॉल आई है ओवरऑल बेसिस पे, तो ऐसा लग रहा है कि सेलिंग थोड़ी सी रिड्यूस होगी। और अगर इंडिया को बेनिफिट मिलता है विद व्हाट इज हैपनिंग विद चाइना एंड व्हाट इज हैपनिंग इन यूरोप एंड रशिया, इंडिया विल बी अ बेनिफिशियरी, और उसके कारण हो सकता है कि फ्लोज वापस अच्छी से आ जाए। तो ये सब फैक्टर्स इंडिया को प्रोटेक्ट करके रहेगा। दिस इज स्टिल अ बाय ऑन डिप्स मार्केट, अभी भी हम बुल मार्केट में हैं। अच्छी 5 महीने की करेक्शन निकल गई है, और मेरे को अभी भी लगता है कि 15,500 और 16,000 का जो रेंज है वो एक बहुत अच्छा बेस बन के अगले 3 महीने में मार्केट को प्रोटेक्ट करेगा। गौतम, जैसे क्रूड के दाम बढ़े थे ना, तो उससे जुड़े हुए शेयर्स के अंदर करेक्शन हुई और अच्छी करेक्शन हुई। वजह भी है, आपको पता ही, उनके मार्जिन हिट हो सकते हैं। तो क्या उन शेयर को लेने से पहले 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर्स के नंबर्स देख लें, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है करेक्शन हो गई, अब नंबर्स का देखने हो तो हो ही जाएगा एडजस्ट, अब इसको प्लस किया जा सकता है, अपॉर्चुनिटी है, या फिर 2 क्वार्टर्स अभी रुकने चाहिए कि 2 क्वार्टर्स में कितना पास ऑन करते हैं अपनी बैलेंस शीट्स पे वो? देखिए, मार्केट बहुत स्मार्ट है, जब तक आप नंबर्स का वेट करेंगे तब तक पूरा गेम तो हो जाता है स्टॉक मार्केट में। हमने ये देखा है पिछले 18 महीनों में, ये मेटल्स के साथ हुआ। अगर आपको याद है, जब टाटा स्टील अच्छी रिजल्ट देती थी तब तक वो गिरता था, और जब क्लैरिटी नहीं थी कि मेटल्स कैसा करेगा तब तक उसमें बहुत बड़ी तेजी आई। ये आईटी में भी हुआ, मेटल्स में भी हुआ, रियल एस्टेट में हुआ, कैपिटल गुड्स में हुआ। तो अगर आप नंबर्स की वेट करेंगे तो आई थिंक यू विल बी बिहाइंड द कर्व। सो मेरा ये मानना नहीं है। बट ऑयल, किसी को कुछ नहीं मालूम कि अभी ये कैसे चलेगा। आई थिंक जिस तरह से ये 130 के लेवल तक गया, वहां पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है। लग रहा है कि अब वो 100 से 130 के एक रेंज में रहेगा, बट ओवरऑल आई थिंक उसमें ट्रेंड अभी भी अप है। सो क्योंकि ये इतनी वॉलेटाइल स्पेस है, अभी दूर रहिए। आई थिंक क्लैरिटी नहीं है इस मार्केट में। आपको ब्रेव हार्ट बनने की जरूरत नहीं है। सेफर सेक्टर्स में रहिए, उन सेक्टर्स में रहिए जो जियोपॉलिटिकल आपको टेलविंड देता है और जिनमें आपको स्टेबिलिटी ऑन अ 3 ईयर बेसिस लगती है। तो मैंने उन सेक्टर्स के बारे में पहले कहा है। कुछ आपसे स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूंगा जो पीक ऑफ पेसिमिज्म वाले स्टॉक्स थे, और लग रहा था कि बहुत ही बुरा हाल होने वाला है उनका फंडामेंटल्स पे, बट क्रूड क्रैश कर गया और थोड़ी रिस्पाइट आई, वहां से सॉलिड रिबाउंड आया। एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, कुछ सीमेंट काउंटर्स, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, अंबुजा, इनके चार्ट्स पे आपकी नजर गई है क्या? देखिए, सारे जो मार्की नेम्स है, सारे जो फंडामेंटली सॉलिड नेम्स है, वो अभी भी एक करेक्शन फेज में है। मुझे लग रहा नहीं है कि ये सब वापस रिबाउंड करके नई हाइस की तरफ जाएंगे। आई थिंक एक लंबी कंसोलिडेशन में चले जाएंगे। नो डाउट दीज आर सॉलिड कंपनीज, ग्रेट अर्निंग्स, बट जिस तरह की अभी कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सिचुएशन है, आई थिंक वैल्यू में रहना बेटर है इंस्टेड ऑफ ग्रोथ। आई नो लोग बोलते हैं कि आप ग्रोथ में रहिए, और इंडिया में वही काम किया है पिछले 2 सालों में, बट आई थिंक द शिफ्ट हैज हैपेंड इनटू वैल्यू फ्रॉम ग्रोथ, और वो हमें शिफ्ट स्क्रीन पे दिख रहा है। सो आई
एम स्टिल लुकिंग एट स्टॉक्स जो बीटन डाउन हो चुके हैं काफी ज्यादा, 30 से 50% की जो फॉल आई है, उनमें मेरे हिसाब से बेटर स्ट्रेंथ रहेगा। और ये सब नाम ठीक है, ये चलेंगे, बट आपको ये आउट परफॉर्मेंस या अल्फा जनरेट करके नहीं देंगे। All right, of course, rightly said. ऐसे में अब गौतम एक बड़ा डोमेस्टिक इंडिकेटर इलेक्शंस भी था, पोल्स ओवर हो गए, अब आपको लगता है कि फिर से बाजार अब उसी व्यू को दोबारा देख रहा है? और जाहिर तौर पर अगर एक हम हिस्टोरिकल जो टेक्निकल लेवल्स का फिर एक हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो कभी भी जब बाजार में एक 10% से ज़्यादा की करेक्शन आती है तो मे बी 45 डेज तक वो करेक्शन रहती है, लेकिन उसके बाद वो रिबाउंड करता है, लेकिन 3 महीने, अगले 3 महीने के लिए वो एक रेंज में भी रहता है मार्केट्स। क्या आप भी ऐसी कोई रीडिंग से डू यू बिलीव इन सच रीडिंग? क्या आपने ऐसा कुछ एनालाइज किया है ट्रेंड? देखिए, मार्केट हैज ब्रोकन ऑल रूल्स, और हमने ये पिछले 2 साल में देखा है कि आप कोई भी रूल 1970s 90s का उठा के, बुक से उठा के अगर आप सोचते हैं कि वो मार्केट में काम करेगा तो वो नहीं करता है। माने ऐसी चीज हुई है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है रशिया यूक्रेन का, फिर कोविड आया, कोविड के कारण जो फॉल आई, उसके बाद जो राइज आई, निकल में जो हुआ, गोल्ड सिल्वर में जो हुआ, एवरीथिंग इज आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक। सो ये मार्केट बहुत डायनामिक है, बट एक चीज समझना जरूरी है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड से निकल रहा है, और मेरा ये 20 साल का एक्सपीरियंस है कि जब वो एक डाउन ट्रेंड से निकलता है तो जनरली वी शेप रिकवरी नहीं होती है, वो एक रेंज पे जाता है। जैसे आपने करेक्टली बोला, हो सकता है कि अगले 4-6 हफ्ते के लिए मार्केट एक रेंज में रहे, एक फाउंडेशन बनाए और उसके बाद तेजी आई। बट द गुड पार्ट इज सारे जो नेगेटिव्स है वो मोर और लेस फैक्टर्ड इन है। 2 चीज है जो मैं यहाँ पर देख रहा हूं, एक तो यूएस मार्केट में अभी भी चार्ट्स काफी खराब है, अगर आप मीडियम टर्म चार्ट्स देखें तो वो मेरी एक कंसर्न नंबर 1 है। सेकेंडली, जब तक इंडिया विक्स 20 से 22 के नीचे नहीं जाता तब तक ये वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, तो विक्स को 20 के नीचे जाने दीजिए, तब आप ब्रेव हार्ट बनिए मार्केट में। ये ट्रेडर्स के लिए एडवाइस है, और अगर ये दोनों फैक्टर्स ठीक हो जाते हैं तब ये बुल मार्केट चलेगा। बट ओवरऑल बेसिस में, लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये जो करेक्शन आई है, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। 2 साल के बाद, 2 साल की तेजी के बाद ये करेक्शन कभी ना कभी आता ही, कोई ना कोई एक्सक्यूज आता ही, वो मेरे हिसाब से हो चुका है। और अब होपफुली नेक्स्ट तेजी धीरे धीरे चलेगी और मार्केट एक मेजर्ड मूव अगले 6 से 9 महीने में देखेगा। ठीक है गौतम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा आपसे बताया आपने कि विक्स इंपॉर्टेंट है और ये जब तक 20 के नीचे नहीं जाता तो इस पर ध्यान रखना होगा। हालांकि चलते चलते एक छोटा सा सवाल मेरा मन में रह जाएगा, मैं पूछ लेता हूँ। अब तक हमने आपसे क्वेश्चन पूछे और आपने उसका जवाब दिया, कोई शेयर ऐसा भी तो होगा जो हम नहीं पूछ पाए और आपको बहुत बेहतरीन लग रहा है, वो भी बता दीजिए। हाँ जरूर, आई थिंक गोल्ड और सिल्वर, आई थिंक जब भी मैं आपके चैनल पे रहा हूँ पिछले 6 महीनों में, मैंने हमेशा ये कहा है कि 2022 में गोल्ड एंड सिल्वर की रिटर्न्स इक्विटी को बीट कर सकती है, और ये जियोपॉलिटिकल जो हैपनिंग्स हुई है उसके कारण आपने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर में क्या कहा है। हमने अपने क्लाइंट्स गोल्डीलॉक्स में रेगुलरली कहा कि 10 से 15% का पोर्टफोलियो गोल्ड एंड सिल्वर में रखिए। गोल्ड ने लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट टेस्ट किया, अभी भी यहां से मुझे तेजी लगती है। सिल्वर $29 और इवेंचुअली $34 जा सकता है। अगर कुछ भी करेक्शन गोल्ड और सिल्वर में अगले 3-4-5 हफ्तों में आती है तो इसको टॉप अप कीजिए, आई थिंक इसमें और अभी तेजी रहेगी 6 महीनों के लिए। देखिए, हम हमेशा ये मानते हैं, इनफैक्ट आपसे बात भी हुई है, लेकिन आपके तो कंपनी के नाम में ही गोल्ड है और आप खुद भी टेक्निकल चार्टर्स के यूनिवर्स के गोल्ड स्टैंडर्ड हैं, तो इसीलिए हम आपको पसंद करते हैं अपने चैनल पे लाना रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन टुडे एज वेल। आपका दिन शुभ हो। ये थे गौतम शाह, गोल्डीलॉक्स रिसर्च के, बता रहे हैं कि बाजार में धीरे धीरे करके रिकवरी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन ट्रेडर्स अग्रेसिव ना हो जब तक विक्स काम डाउन ना हो। बहुत सारे शेयर्स उन्होंने बताए और ये भी एडवाइस दी कि थोड़ा बुलियन, गोल्ड एंड सिल्वर को इस साल अपना पोर्टफोलियो का पार्ट रखें, क्योंकि वो आउट परफॉर्म कर सकता है इक्विटी।